डियर स्टूडेंट, हम गुप्त शासकों की कड़ी में समुद्रगुप्त की चर्चा कर रहे थे और उसी कड़ी में हमने पिछली वीडियो में समुद्रगुप्त की दिग्विजयों के बारे में वर्णन किया था, जिसमें आर्यव्रत, दक्षिण भारत की विजय, आठवीं पर विजय और गणराज्यों पर विजय, इन सब का उल्लेख हमने किया था कि वहाँ कौन कौन से शासक शासन करते थे और उनका क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ पर था और किस प्रकार समुद्रगुप्त ने अपनी विजय वहां पर की। दक्षिण भारत में भी हमने बताया था कि किस प्रकार ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति वो अपनाता है, आठविक राज्यों के प्रति अलग नीति अपनाता है, गणराज्यों के प्रति भी वो दान देकर उनको छोड़ता है, उनके राज को वापस कर देता है। बस यह शर्तें थी कि वो कर देते रहेंगे। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त की जो दिग्विजय थी उनका हमने एक एक करके वर्णन किया है। उसी कड़ी में विदेशी राज्यों के बारे में, संबंध के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और उसके बाद हम समुद्रगुप्त का मूल्यांकन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। विदेशी राज्यों से संबंधित अगर देखते हैं, इससे पहले देखते हैं कि समुद्रगुप्त की जो विजय थी उससे भयभीत, आशंकित तथा प्रभावित होकर विदेशी शासकों ने भी उससे मैत्री की याचना की थी और इसके फलस्वरूप समुद्रगुप्त ने भी इन्हें अपना मित्र बना लिया था। इन राजाओं ने, कौन से राजाओं ने? जो विदेशी राज थे, आत्मनिवेदन आत्मनिवेदन मतलब समुद्रगुप्त के समक्ष प्रकट होकर उससे मैत्री की याचना करना, कन्योपायन यानी कि कन्याओं की भेंट, गुरुत्तम दंकित स्व विषय भुक्ति शासन याचना यानी कि अपने विषय या भुक्ति के प्रशासन के लिए गरुड़ की मुहर से मुद्रित शासनादेश प्राप्त करना। इकाई है प्रशासन की विषय या भुक्ति। तो इस सभी के द्वारा आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत्मक दंगिक स्वयं भुक्ति शासन याचना थी, इनके द्वारा समुद्रगुप्त की मित्रता हासिल विदेशी राज्यों ने की। ऐसे करने वाले राज्यों में देखें तो देवपुत्र शाह नुसाही और ये किरात कुषाणों के बारे में कहा गया है, विदेशी शासन थे। शक मुरंड, ये भी शकों की एक शाखा थी, मुरंड। सिंघल, ये श्रीलंका का शासक था, मेघवर्मन। तो इन लोगों ने इन नीतियों के खिलाफ, इन नीतियों के अधीन होकर समुद्रगुप्त की से मैत्री की याचना की थी। सिंघल नरेश मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त की आज्ञा प्राप्त कर बोध गया में एक बौद्ध विहार का निर्माण भी करवाया तथा बुद्ध की रत्न जटित प्रतिमा की स्थापना भी करवाई। प्रयाग प्रशस्ति में सिंघल के अतिरिक्त अन्य द्वीपों का भी उल्लेख मिलता है, परंतु उनका नाम नहीं मिलता है। डॉक्टर राय चौधरी भी मानते हैं कि समुद्रगुप्त का वर्णोदय उल्लेख इंगित करता है कि पड़ोसी द्वीपों पर भी उसका नियंत्रण कायम था। तो अपने विजय अभियान द्वारा समुद्रगुप्त ने गुप्त राज का काफी विस्तार किया और एक विशाल साम्राज्य में परिणित कर दिया था उसने। इस साम्राज्य के अंतर्गत दो प्रकार के राज्य थे, एक प्रत्यक्ष शासन के अधीन था तो दूसरा उसकी अधिसत्ता के अधीन था। समग्र उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल उसके प्रशासन के अंतर्गत थे। मध्य भारत के आठविक राज्यों, दक्षिणापथ के राज्यों, सीमा प्रांत के राज्यों, पंजाब, राजपूताना और मध्य भारत के गणराज्यों पर उसका अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। इनमें से अनेक कर्द राज थे और समुद्रगुप्त की अधिसत्ता स्वीकार भी करते थे। सिंघल तथा संभवतः भारतीय महासागर के कुछ अन्य द्वीप अथवा पूर्वी द्वीप समूह समुद्रगुप्त के प्रति विनम्र भाव भी रखते थे। समुद्रगुप्त के साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी राज्य थे उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीति एक समान नहीं थी। विभिन्न राज्यों के साथ उसने विभिन्न नीतियां अपनाई। दक्षिण के राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह, जो अभी पहले बताया था हमने, यानी कि विजित करके अनुग्रह द्वारा पुनः शासन का अधिकार देना, इसकी नीति अपनाता है वो दक्षिण भारत में। उत्तरी भारत या आर्यव्रत के राज्यों के प्रति उसने असुर विजय यानी कि राज प्रसवोद्वारण की नीति अपनाई
और इसमें यह होता है कि इन राज्यों को पराजित कर बलपूर्वक समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया। ये नीति कहाँ अपनाता है? आर्यावर्त के बारे में। आठवीं राज्यों की विजय आपको बताई मैंने कि उसमें जो आठवीं राज्य यानी कि जो वनवासी राज्य थे उनके प्रति वो परिचारक की कृत की नीति अपनाता है। और उसमें क्या था कि आठवीं राज्यों को परिचारक यानी कि सेवक बना लिया गया। सीमांत शासकों तथा गणराज्यों के प्रति अगर बात करें तो वहां वह करदाना ज्ञानाकरण प्रमाणागमन की नीति अपनाता है। और उसमें क्या था कि इस नीति के अनुसार सीमांत शासक तथा गणराज्य समुद्रगुप्त को कर देने लगे और उसको आज्ञा मानने लगे और उसे प्रणाम करने लगे। तो ये नीति कहाँ अपनाता है? जो सीमांत शासक थे और जो गणराज थे, जो पंजाब वाला क्षेत्र जो मैंने बताया था आपको। दक्षिण राज्यों के साथ भ्रष्ट राज्योत्सान राजवंश प्रतिष्ठा की भी नीति अपनाता है, यानी कि इसके द्वारा नष्ट किए गए राज्यों को पुनर्स्थापित किया गया। और हम चर्चा करें जो आज बता रहे थे कि विदेशी शासकों के साथ उसने आत्मनिवेदन कन्योपायन गरुत्मंदकित स्वयं विषय भुक्ति शासन यानी कि याचना अर्थात सामने प्रकट होकर मैत्री की याचना करना, कन्याओं की भेंट करना तथा अपने विषय तथा भुक्ति के प्रशासन के लिए गरुड़ की मोहर से मुद्रित शासनादेश प्राप्त करना जैसी नीति अपनाते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में प्रत्यार्पणा की नीति का भी उल्लेख है। इसके अनुसार विजित राजाओं को धन लौटा दिया गया था और समुद्रगुप्त की वैदेशिक नीतियों की जिन पहलुओं पर चर्चा हरिसेन ने की है उससे स्पष्ट हो जाता है कि समुद्रगुप्त एक वीर योद्धा कुशल सेना नायक ही नहीं था बल्कि वह एक महान कूटनीतिज्ञ भी था। और परिस्थिति बस विभिन्न राज्यों के प्रति उसने भिन्न भिन्न नीति अपनाई। तो ये हम एक मूल्यांकन कर रहे हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, पड़ोसियों के साथ संबंध किस प्रकार था। कुछ शुरुआत में हमने विदेशी शासकों के वर्णन किया है और आपको ये शब्दावली याद रखनी है जो आपको यहाँ पर बताई गई है, चाहे ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति हो, चाहे राज प्रसवोद्वारण की नीति हो, चाहे परिचारिक कृत की नीति हो, चाहे करदाना करण प्रमाणन गमन की नीति हो, आत्मनिवेदन की नीति हो, कन्योपायन की नीति हो। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किन किन के राज्यों को अधीन करता है और किन को छोड़ता है, किन से कर लेता है, किन से कन्योपायन करता है, किन पर वह उपचार करता है ना। तो ये सब चीजों का उल्लेख हमने पूरी समुद्रगुप्त की दिग्विजय में किया है। अपने विजय अभियान की समाप्ति पर समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और अपने नाम के सिक्के डलवाए। प्रभावती गुप्त के अभिलेखों में समुद्रगुप्त को अनेकाश्वमेधयाजी अर्थात अनेक यज्ञों करने वाला बताया गया है, परंतु समुद्रगुप्त द्वारा एक से अधिक अश्वमेध यज्ञ करने का प्रमाण नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी, उसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करवाने की पुष्टि उसके अनेक प्रकार के सिक्कों से मिलती है। इनके एक और यूप या यज्ञ स्तंभ से बने अश्व को तथा दूसरी ओर समुद्रगुप्त की महारानी दत्त देवी को, जो कदम मूल की कुल की राजकुमारी थी, को हाथ में चवर लिए खड़ा दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के विभिन्न प्रकार के सिक्के मिले हैं और इन स्वर्ण सिक्कों पर विभिन्न चित्र एवं उपाधियां भी खुदवाई गई है, जिनसे उनके व्यक्तिगत गुणों का भी परिचय हमें देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे उनमें मुख्यतः 4 प्रकार के सिक्के थे: गरुड़ प्रकार के, बाघ प्रकार के, नंदी प्रकार के और चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के, अश्वमेध प्रकार के। ये सिक्के हम समुद्रगुप्त के समय देख सकते हैं। इन सिक्कों पर सम्राट को विभिन्न विरुद्धों से सुशोभित किया गया है, विरुद्धों यानी उपाधियों से सुशोभित किया गया है, जैसे अप्रतिवार्य वीर, पराक्रमक, अजीत, अजीत राज, जैताजीत इत्यादि। और इन सब से हमें पता चलता है उसके पराक्रम के बारे में। अब अगर समुद्रगुप्त का सारा अगर मूल्यांकन किया जाए, अभी तक तो हम उसकी दिग्विजय का वर्णन कर रहे थे, और अगर उसका मूल्यांकन किया जाए तो वह एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता था और उन्होंने पुनः भारत को एक सुदृढ़ राजनीतिक सूत्र में बांधकर एक छत्र राज्य की स्थापना की। क्योंकि जो कुषाण साम्राज्य के समय एक चिंता आ गई थी, उसके बाद एक राजनीतिक सूत्र में बांधकर विस्तार का काम किया समुद्रगुप्त ने। और उसके सैनिक अभियानों से ही प्रभावित होकर ही
इतिहासकार स्मिथ उसे भारत का नेपोलियन भी कहता है। उसने न सिर्फ भारतीय शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाधित किया, बल्कि विदेशी शासकों से भी भयभीत होकर उसने मैत्री की याचना भी की। समुद्रगुप्त ने साम्राज्य की स्थापना के अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था कायम कर पूरे साम्राज्य में सुख एवं शांति का राज्य भी स्थापित करने का प्रयास किया। यद्यपि ज्यादा हमें जानकारी हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में नहीं मिलती, लेकिन कुछ पदाधिकारियों के नामों का उल्लेख जरूर हमें मिलता है जो समुद्रगुप्त के शासनकाल में विद्यमान थे। और ऐसे अधिकारियों में अगर देखें तो कुमारामात्य, विषयापति, विषय या प्रशासनिक इकाई का प्रशासक, सांधी विग्रहिक, युद्ध एवं शांति का मंत्री था, महादंड नायक, पुलिस एवं न्याय से संबंधित अधिकारी था, खाद्य पार्किक, ये राजकीय बहुत सारा का प्रधान था। और इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारी अवश्य रहे होंगे जिनका उल्लेख बाद के गुप्त उल्लेखों में हम देख सकते हैं। तो कुछ ये बड़े बड़े नाम है कुमारामात्य, सांधी वाग्रह, जो आज के आप गृह मंत्री, विदेश मंत्री है ना, ये देख सकते हैं। तो ऐसे नामों का उल्लेख कहीं ना कहीं प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। समुद्रगुप्त शस्त्र के अतिरिक्त शास्त्र का भी धनी था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त के बारे में। उसके व्यक्तिगत गुणों की प्रशंसा हरिसेन ने अत्यंत सुंदर शब्दों में की है और उसे कविराज, संगीत का प्रेमी, कुबेर, वरुण और इंद्र के समान बताया है। समुद्रगुप्त की उपाधियों से ज्ञात होता है कि वह रथ विद्या में अद्वितीय था, साहस में अद्वितीय था, समस्त राजाओं का उच्छेदक था, शेर जैसा शक्तिशाली था, अश्वमेध द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला था और पूरी तरह से एक शक्ति से लबरेज शासक था। निसंदेह समुद्रगुप्त प्राचीन भारत का एक बहुत महान शासक रहा। प्रोफेसर H.C. राय चौधरी समुद्रगुप्त की तुलना इस तथ्य के बावजूद अशोक से करते हैं कि जहां पहले ने धर्म विजय की नीति अपनाई, पहले ने मतलब अशोक ने कौन सी धर्म विजय की नीति अपनाई थी, आपको ध्यान हो पहले बताया था, कलिंग विजय के बाद उसने धर्म विजय की नीति अपनाई थी। तो वहीं दूसरे ने यानी कि समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की नीति का प्रतिपादन किया था और दोनों ही पराक्रम का बल दिया। प्रजा की भलाई का ध्यान इन लोगों ने रखा, पराजितों के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार भी इन लोगों ने किया और धर्म पर बल दिया। उसने भारतीय इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया और उसकी राजनीतिक उपलब्धियां इतनी शानदार थी, उससे कम उसके व्यक्तिगत गुण भी नहीं थे। तो समुद्रगुप्त इसलिए ही महान नहीं कहा जाता है, इसलिए उसको भारत का नेपोलियन नहीं कहा जाता है। उसकी दिग्विजय इतनी बड़े स्तर पे थी, चाहे वो आर्यावर्त को लेके हो, चाहे दक्षिण भारत के राज्यों को लेके हो, चाहे वाकाटकों को लेके हो, आठविक जो जनजातियां तो उनको लेके हो, पड़ोसी राज्यों को लेके हो, गणराज्यों को लेके हो, चाहे विदेशी राज्यों के साथ संपर्क उसने किस प्रकार स्थापित किया था उनको लेके हो, पूरी तरह से उसने एक दिग्विजय की नीति यहाँ अपनाई है, इसलिए ही उसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। लेकिन इससे ही कम नहीं, उसने संगीत के क्षेत्र में आखिर कविराज की उपाधि उसको मिली है, संगीत का प्रेमी उसको कहा गया है, वीणा वादक उसको कहा गया है, वीणा को बजाने वाला उसका चित्र भी दिखाया गया है, उसका भी उल्लेख यहाँ किया गया था। तो उसका मूल्यांकन अगर देखा जाए समुद्रगुप्त का, तो हर क्षेत्र में यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो जो एक हमने पहले बार बार बता रहे हैं कि कुषाणों के बाद एक राजनीतिक शून्यता आ जाती है, उसके बाद गुप्त वंशों ने कहीं न कहीं उसको फिर से एकजुट किया है, एकीकरण करने का प्रयास किया है और वो प्रयास श्री गुप्त से शुरुआत हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने उसका कुछ हद तक विस्तार किया और समुद्रगुप्त ने काफी बड़े स्तर पर विस्तार किया और एक राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत हुए करता है। और इन सब का उल्लेख हमने एक ही सोच सबसे ज्यादा बताया है, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पूरे चिट्ठा समुद्रगुप्त का है, चाहे वो विजयों के क्षेत्र में हो, चाहे उसके सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, सभी का उल्लेख उसमें हम देख सकते हैं। उसकी तुलना विश्व स्तर पर नेपोलियन से भी की जाती है, अगर भारत के स्तर पर, हिंदुस्तान के स्तर पर देखा जाए तो अशोक से भी की जाती है। तो कहीं ना कहीं तुलना तभी होती है जब उस शासक में महत्ता होती है।
तो ये था समुद्रगुप्त का मूल्यांकन जो पूरे बड़े स्तर पर आपको बताया गया है। थैंक यू।